हरिराम और किशन दोनों भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव सोनापुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाई हरिराम और किशन ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भाग दौड़ से कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों ओर खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। अरे किशन, देख तो क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल भैया, और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेहनत रंग लाई। लेकिन देख किशन, बादल गिरते जा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ भैया, सच कह रहे हो। शहर का शोरगुल तो सिर दर्द कर देता है, लेकिन गांव की ये शांति मन को सुकून दे देती है। अब घर जाकर अम्मा को ये खुशखबरी सुनाएंगे, वो तो बहुत खुश होंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। चलो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, नहीं तो बीच रास्ते में भीग जाएंगे। अरे भीग भी गए तो क्या, बचपन याद आ जाएगा जब हम खेतों में बारिश में नाचते थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। सही कहा तूने। लेकिन चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और इसकी खुशबू हमेशा अपनी लगती है। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में तेज बूंदाबंदी होने लगी। दोनों भाई अपने सिर पर कपड़ा डालकर खामोशी से इधर उधर देखने लगे, कहीं शरण मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने आज खूब बरसने की ठान ली है। बैल बेचैन है, धीरे चलाना पड़ेगा। वो आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई घर या चौपाल हो। अगर वहीं तक पहुंच जाएं तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है। चलो उसी ओर बढ़ते हैं, पर जरा संभल कर। भैया, बैल रुक रहे हैं, कहीं कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? जानवरों को तो पहले ही आभास हो जाता है ना। अरे किशन, तू भी ना, शायद बिजली की आवाज से घबरा गए होंगे। अब लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद है भैया, वरना ये इलाका डराने लगा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जो भी होगा साथ झेल लेंगे। रोशनी की दिशा में मुड़ती बैलगाड़ी की धूल अब पानी में बदल रही थी। मौसम की गूंगी सरगर्मी के बावजूद किसी अनजाने सुकून की हल्की सी अनुभूति मन में उजागर हो रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर मोड़ते रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया था और बैलों के पैर मिट्टी में ढसते जा रहे थे, जिस कारण बैल बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव छोटा था पर साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही दोनों भाइयों को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके बगल में एक लालटेन जली हुई थी। बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। नमस्ते बाबा, हम पास के शहर से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बारिश आ गई तो यहाँ रुकना पड़ गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही तो इंसानियत है। अंदर आओ, भीग गए हो दोनों। धन्यवाद बाबा। रास्ता इतना कीचड़ भरा हो गया कि बैल भी थक गए हैं। लगा अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है। कभी चुप रहता है, कभी अचानक बरस पड़ता है। कुछ क्षणों तक वो यूं ही देखता रहा, फिर अचानक उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। उसने इशारे से दोनों भाइयों को भी अपने घर में रुकने के लिए कहा। घर काफी पुराना था, मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की, जिन पर बारिश की बूंदें मध्यम लय में गिरकर एक विचित्र संगीत सा रच रही थी। भीतर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। हवा में पुराने समय किसी नमी और मिट्टी की गंध तैर रही थी, जैसे ये घर अब भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। चलो आग के पास बैठ जाओ, बदन सुखा लो। आपका गांव बड़ा शांत है बाबा। बाहर से लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। रहता हूँ बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग। बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के साथ चले गए। चले गए मतलब गांव छोड़ दिया उन्होंने। कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। पर तुम लोग थके लग रहे हो, पहले गर्म पानी ले लो। लेकिन आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। फिलहाल तुम आराम कर लो, रात अभी लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं
जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लोग कहते हैं ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। मैं तो बस उनका पहरेदार हूँ, ताकि कोई अनजाना यहाँ भटक कर फंस न जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, पहरेदार, ये सब तो सुनी सुनाई लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लगने लगा है। बाहर बारिश के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। घर के अंदर का वातावरण भी कुछ अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे कई दशकों से उसी जगह पर हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी फीकी पड़ चुकी थीं, जिनमें बीते जमाने की झलक अब भी मौजूद थी। इतने में भीतर से बुजुर्ग आदमी की पत्नी बाहर आई। वे भी उम्रदराज थीं, पर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वे किसी ऐसे दौर से आई हो जो अब बस यादों में रह गया हो। देखो बेटा, ये मेरी धर्मपत्नी है सीता। उम्र के इस पड़ाव में भी घर आंगन को वैसे ही संभालती हैं जैसे पहले दिन संभालती थीं। ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। बिजली यहाँ आई तो थी, पर हमने उसे अपनाया नहीं। इन लालटेनों की रोशनी में हमें अब भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसलिए ये घर अब भी अपने अतीत की सांसें लेता है। बाबा, ये घर और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, चुकी है, तो ये गांव अब भी अंधेरे में क्यों डूबा है? उजाले से ज्यादा भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि ये ना तो आंखों को चकाचौंध करती है, न दिल को बेचैन। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। परसों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज फिर किसी ने इस चौखट को पार किया। तुम दोनों को थकान होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग महिला रसोई की ओर चली गईं। उनके जाते ही बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और यात्री नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग आमतौर पर यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। नहीं बाबा, पूरा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा, यहाँ की हवा भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है, मगर डरने की बात नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब सुरक्षित है। सच में बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें गांव कहीं दिखा ही नहीं। अचानक ये जगह सामने आ गई, जैसे किसी पर्दे के पीछे से उभर आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई अलग ही बात है। एक अजीब सी शांति है जो डर और सुकून दोनों देती है। कभी कभी कुछ जगह खुद नहीं दिखती बेटा, बल्कि कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारा भाग्य यहाँ ले आया। क्या मतलब बाबा? क्या ये गांव बाकी गांव से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा, हमारी भी है, लेकिन वो कल बताऊंगा। रात बहुत हो गई है, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। थकान उतर जाए फिर सब समझा दूंगा। बातचीत का सिलसिला कुछ देर चला ही था कि रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगी और थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महिला खाना लेकर आ गई। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वो पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर खपरेल से टपकती बूंदों की लय अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी बुजुर्ग आदमी उठा, एक पुरानी लाल लालटेन हाथ में ली और बोला कि अब वे विश्राम कर लें। वो उन्हें लेकर घर के पीछे की ओर गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात वे यहीं ठहर जाएं। बेटो, अब विश्राम का समय है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। आज रात यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये कमरा इतना पुराना है, फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। कमरा छोटा है, पर अजीब सा सुकून है कमरे में। आकर लेट गए। कमरा छोटा था पर साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप या अगरबत्ती की हल्की महक फैली हो। कमरा छोटा है लेकिन अजीब सा सुकून है यहाँ।
हाँ भैया, पर पता नहीं क्यों दिल थोड़ा घबरा भी रहा है। दोनों भाई लेट गए। बाहर पूर्णिमा की चांदनी आंगन में फैल चुकी थी। चांदनी इतनी उजली थी कि अंधेरा भी डरावना लगने लगा। कुछ देर बाद हरिराम की सांसें गहरी हो गईं, लेकिन किशन को नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे किशन को तेज प्यास लगी। पास रखा पानी खत्म हो चुका था। भैया, पानी खत्म हो गया है, मैं अभी आंगन से ले आता हूं। वो चुपचाप बाहर निकला। आंगन में पूर्णिमासी की चांदनी फैली हुई थी। बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर घिसे हुए पत्थर लगे थे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। किशन ने जैसे ही बाल्टी डाली, कुएं के अंदर से अजीब सी आवाज आई, पहले धीमी फिर स्पष्ट। किशन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से कुएं में झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद हो, चुपचाप। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, ये रात, ये चांदनी सब कुछ अपने हिसाब से बोलती है। किशन डर के मारे कांप गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दत्तू बाबा वहां खड़े थे। चांदनी में उनका चेहरा अस्वाभाविक रूप से सफेद लग रहा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा, कुएं से आवाजें आ रही हैं, ये क्या है? यहाँ जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन डरने से भी सच नहीं बदलता। किशन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना पानी लिए ही तेजी से कमरे में लौटा। भैया, यहाँ कुछ बहुत गलत है। कुएं से आवाजें आ रही थीं। बाबा की आंखें बहुत अजीब थीं। हरिराम उठकर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। मुझे भी शुरू से ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। हम यहाँ से निकलते हैं अभी। दोनों भाइयों ने चुपचाप अपना सामान उठाया और बिना आवाज किए बाहर निकलने लगे। वे बैलगाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक आंगन में कई परछाइयां उभर आईं। लालटेन की रोशनी में गांव के लोग खड़े थे। सभी के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़े थे और आंखें चमक रही थीं। दत्तू बाबा सबसे आगे खड़े थे। बेटा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? बाबा, हम सुबह जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। अब नहीं जा सकते। जो यहां आता है वो यहीं रुकता है। ये हमारा नियम है। भैया, ये लोग, ये गांव बरसों पहले उजड़ चुका है बेटा। हम सब अब बस यादें हैं और जो यहां आता है वो भी याद बन जाता है। अचानक पूरे गांव में अजीब सी हंसी गूंज उठी। लोगों के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे हवा में तैरने लगे। हरिराम ने बिना देर किए बैलों को हाँक दिया। भाग किशन, अभी। बैल भी खतरा समझ चुके थे। वे पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से गांव वालों की चीखती हुई आवाजें आ रही थीं। किशन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे लोग जमीन पर नहीं थे, हवा में उनका पीछा कर रहे थे। पूरी रात वे भागते रहे। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे जंगल खुद उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहता हो। आखिरकार सुबह की पहली किरण फूटी। सूरज निकलते ही अचानक सब कुछ बदल गया। रास्ता साफ दिखने लगा। पीछा करने वाली परछाइयां गायब हो गईं। सामने एक सामान्य सा गांव था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। दोनों भाइयों ने बैलगाड़ी रोक दी और पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। भैया, हम बच गए। हाँ, अगर थोड़ी देर और रुकते तो शायद कभी बाहर नहीं आ पाते। उन्होंने वहां बैठे बुजुर्ग से उस गांव के बारे में पूछा। बेटा, वो गांव श्रापित है। बरसों पहले वहां महामारी फैली थी। पूरा गांव खत्म हो गया। जो भी रात में वहां रुकता है वो लौट कर नहीं आता। तुम दोनों का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। हरिराम और किशन एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। चलो किशन, अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया, कुछ जगहें बस दिखती हैं, रहने के लिए नहीं होती। दोनों ने चाय खत्म की, बैलगाड़ी आगे बढ़ाई और अपने गांव सोनापुर की ओर चल पड़े। इस बार सूरज की रोशनी के साथ, लेकिन उस रात की परछाइयां हमेशा के लिए उनके मन में रह गईं। ऐसी ही हॉरर स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटे को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद हमारी प्यारी YouTube फैमिली।